ईरान आधिकारिक तौर पर इस्लामी गणराज्य ईरान मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के अरब राज्यों के चौराहे पर स्थित है। और इराक आधिकारिक तौर पर इराक गणराज्य ईरान के साथ पूर्व में लगभग 1450 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। दो देश लगभग एक ही नाम साझा करने के बावजूद, जो केवल एक अक्षर से भिन्न है, दो अलग अलग संस्कृतियां हैं जिनका इतिहास अलग अलग है। सदियों से ईरानियों और इराकियों के बीच संबंध क्षेत्र पर विवादों के कारण खराब हो गए हैं, जिसकी परिणति 1980 के ईरान इराक युद्ध में हुई। दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय, धार्मिक और राजनीतिक विवादों से प्रेरित यह युद्ध दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लंबे पारंपरिक अंतर्राज्यीय युद्धों में से एक था और 8 साल बाद एक प्रभावी गतिरोध में समाप्त हुआ। 1932 में इराक के एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद शट अल अरब जल पर नियंत्रण को लेकर इराक और ईरान के बीच एक बड़ा तनाव भड़क उठा। टिग्रिस और फरात नदियों के संगम से निर्मित जलमार्ग शट अल अरब नदियां फारस की खाड़ी में गिरने से पहले नदी के अंतिम 50 मील पर इराक और ईरान के बीच सीमा बनाती है, जो ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच मध्य पूर्व में भूमध्य सागर है। इस प्रकार दोनों देशों के लिए इसका रणनीतिक महत्व है। ईरान के लिए नदी कच्चे तेल के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। इराक के लिए नदी फारस की खाड़ी तक उसका एकमात्र पहुंच बिंदु है। इस प्रकार यह उसके परिवहन और निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए दोनों राष्ट्र नदी पर अपनी संप्रभुता का दावा करना चाहते थे। 1937 में उनकी लंबी लड़ाई को समाप्त करने के लिए एक समझौता किया गया था। इस संधि ने ईरान की सीमा को शट अल अरब के पूर्व में कम पानी के साथ इराक के साथ मान्यता दी, जिसके कारण इराक ने इस नदी के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित किया। इराक ने नदी के आधे हिस्से पर ईरान की संप्रभुता को कभी मान्यता नहीं दी और फारस की खाड़ी तक पहुंचने के लिए नदी के इराकी हिस्से में जाने के लिए ईरानी जहाजों से टोल वसूला। 1960 के दशक में शाह अल अरब के आधे हिस्से पर अपने संप्रभुता अधिकारों की रक्षा के लिए ईरान ने अपनी सैन्य क्षमताओं का निर्माण शुरू किया और अप्रैल 1969 में इसने नदी के आधे हिस्से पर अपनी संप्रभुता का दावा करते हुए 1937 की शाह अल अरब संधि को रद्द कर दिया और ईरानी जहाजों ने नदी से होकर गुजरने के लिए इराक को टोल देना बंद कर दिया। ईरान की तुलना में अपनी कमजोर सैन्य क्षमता के कारण इराक के पास ईरान की स्थिति को स्वीकार करने और अपनी सेना को बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगले कुछ वर्षों में ईरान ने उत्तरी इराक में कुर्द विद्रोह को समर्थन प्रदान किया, जिससे इराक को सफलतापूर्वक बातचीत की मेज पर वापस लाया गया। 1975 में एक नया समझौता, जिसे अल्जियर्स समझौते के रूप में जाना जाता है, सियो रिपेरियंस के बीच हुआ, जिसमें ईरान द्वारा इराकी कुर्द आंदोलनों के लिए समर्थन वापस लेने के बदले में शाह अल अरब पर ईरान की सियो संप्रभुता को मान्यता दी गई। इराकी ईरानी संबंधों में एक और बड़ा बदलाव 1979 में ईरानी क्रांति के साथ आया, जिसने शाह मोहम्मद रजा पहलवी की पश्चिमी समर्थित सरकार को उखाड़ फेंका और शिया धर्मगुरु अयातुल्ला रूहुल्लाह खोमानी के नेतृत्व में नए इस्लामी गणराज्य की शुरुआत की। दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ा जब नए ईरानी नेता कियोमानी ने नए इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन और उनकी सत्तारूढ़ बाथ पार्टी का मौलिक रूप से विरोध किया। इराक में इस्लामवादियों से सरकार को उखाड़ फेंकने और ईरान की तरह एक इस्लामी गणराज्य स्थापित करने का आह्वान किया। इराक में ईरानी क्रांति के विस्तार और शिया विद्रोह के डर से सद्दाम ने 1975 के सीमा समझौतों को पलटने, शाह अल अरब के दोनों किनारों पर नियंत्रण स्थापित करने और मध्य पूर्व में अग्रणी राष्ट्र के रूप में इराक की शक्ति का विस्तार करने की कोशिश की। तभी ईरान इराक युद्ध भड़क उठा। क्रांति के बाद ईरानी सेना की कमजोरी को देखते हुए सद्दाम ने ईरान पर हमला करने का फैसला किया। 22 सितंबर 1980 को इराकी सैनिकों ने ईरानी हवाई ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिससे ईरान इराक युद्ध शुरू हो गया। इस हमले के बाद मुख्य भूमि पर तेल उत्पादक सीमा क्षेत्र खुजस्तान प्रांत पर जमीनी हमला किया गया। आक्रमण शुरू में सफल रहा और नवंबर तक इराक ने खुरमाशर पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन अबादान के महत्वपूर्ण तेल शोधन केंद्र पर कब्जा करने में विफल रहा। हालांकि
ईरान के उग्र प्रतिरोध ने इराकी अग्रिम को रोक दिया। ईरान ने 1991 में अपना जवाबी हमला शुरू किया और जून 1982 तक उसने लगभग सभी खोए हुए क्षेत्रों को वापस पा लिया। उसी वर्ष बाद में इराक ने युद्ध पूर्व सीमाओं पर अपनी सेनाओं को वापस बुलाकर शांति स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया और सद्दाम के शासन को गिराने के प्रयास में संघर्ष जारी रखा। जुलाई 1982 में ईरान ने देश के बंदरगाह शहर बसरा पर नियंत्रण पाने के लिए इराक के क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन प्रयास विफल रहा। सऊदी अरब, कुवैत और अन्य अरब राज्यों से प्रत्यक्ष समर्थन और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सहित पश्चिमी देशों से मौन समर्थन के साथ इराक ने अधिक परिष्कृत हथियारों और बेहतर प्रशिक्षित अधिकारियों की एक टुकड़ी को नियुक्त किया। इस बीच संघर्ष में ईरान के एकमात्र सहयोगी सीरिया और लीबिया थे, इसलिए ईरान के हमले के खिलाफ इराक की सुरक्षा लचीली बनी रही। युद्ध को लंबा खींचते हुए इराक ने अपने कथित शांतिपूर्ण प्रयासों को जारी रखा, लेकिन ईरानी सैनिकों और इराकी कुर्द नागरिकों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश को भड़काया। 1988 के वसंत में बार बार विफलताओं और हमलों से ईरान को गंभीर रूप से नुकसान होने का अवसर उस वर्ष जुलाई में दोनों देश 1987 में पारित सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 598 के तहत संयुक्त राष्ट्र सहकारी युद्ध विराम को स्वीकार करने के लिए सहमत हुए। 20 अगस्त 1988। अगस्त 1990 में इराक और ईरान ने राजनयिक संबंध फिर से स्थापित किए, जबकि इराक अपने पड़ोसी कुवैत पर आक्रमण में व्यस्त था। इराक ने युद्ध की समाप्ति के लिए ईरानी मांगों को स्वीकार कर लिया, जिसमें उनके कब्जे वाले ईरानी क्षेत्र से इराकी बलों की वापसी, शाह अल अरब जलमार्ग पर संप्रभुता का विभाजन और युद्धबंदियों की अदला बदली शामिल थी। ईरान इराक युद्ध 20वीं सदी के उत्तरार्ध के सबसे विनाशकारी संघर्षों में से एक था, जिसमें रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल और लगातार बमबारी से दोनों पक्षों के अनुमानित हताहतों की संख्या 1 मिलियन से लेकर 2 गुनी तक थी और कुल आर्थिक नुकसान लगभग $1.2 ट्रिलियन था। 2003 में अमेरिका द्वारा सद्दाम हुसैन को उखाड़ फेंकने और अंततः ईरान समर्थक शिया गुटों, इस्लामिक दावा पार्टी और इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल ऑफ इराक के सत्ता में आने के बाद इन दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी सुधार हुआ है, लेकिन ज्यादातर व्यावहारिक हितों के कारण। मार्च 2008 में महमूद अहमदीनेजाद ईरान की 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद इराक का दौरा करने वाले पहले ईरानी राष्ट्रपति बने। ईरान और इराक इस्लामिक स्टेट के खिलाफ एक दूसरे का समर्थन करते हुए बहुत करीबी सहयोगी बन गए। ईरान ने इराक को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता दी है, जिससे उन्हें इराक की नवनिर्वाचित शिया सरकार पर महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव मिला है। विदेश नीति के दृष्टिकोण से एक शांतिपूर्ण ग्राहक ईरान के लिए एक शीर्ष उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि इराक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए काफी हद तक अधिक स्थिर और विकसित ईरान पर निर्भर करता है। हालांकि 7 सितंबर 2018 को कथित ईरानी हस्तक्षेप के खिलाफ इराकी विरोध प्रदर्शन तब घातक हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने दक्षिणी इराकी शहर बसरा में ईरानी दूतावास में आग लगा दी। अप्रैल 2022 में इराक और ईरान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत बगदाद द्वारा तेहरान को दिए गए अपने आणों को चुकाने के बदले में इराक को ईरानी गैस की आपूर्ति फिर से शुरू की जाएगी। उस वर्ष जून में इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने कहा कि ईरान और इराक मध्य पूर्व क्षेत्र की स्थिरता की दिशा में काम करने के लिए सहमत हुए हैं। हालांकि मध्य पूर्व अभी भी आगे के युद्धों, विद्रोहों और राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा है। केवल समय ही बता सकता है कि भविष्य में कोई संघर्ष भड़केगा या नहीं। देखने के लिए धन्यवाद।